गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था रियल नंबर्स के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो रियल नंबर को हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर में वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमने स्टार्टिंग के क्लास में देखा था कि रियल नंबर्स के में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो मान लीजिए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कोई नंबर ले लिया ग्रेटर देन 1, कोई सा भी हमने नंबर ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। हमने ये सारे नंबर्स को ले लिया। अब इस नंबर को, ये हमारे क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। इस नंबर में हमने एक चीज गौर करना है, ये जो नंबर है हमारे 2, 3, 5, 7, उसके अलावा 11 जो हमारे नंबर है वो किसी के भी फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा, ये जो हमारे नंबर है वो हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, जो किसी से भी फैक्टर नहीं हो सकते हैं, जो किसी से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे 2, 3, 5, 7 एंड 11 हमारे प्राइम नंबर्स हुए हैं। अब इनके अलावा जितने भी नंबर हैं हमारे, ये 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, या सो ऑन, जो भी हमारे नंबर हैं ये हमारे नंबर हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में, या तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं या तो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हमने देखा ये 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे प्राइम नंबर्स हुए हैं, और उसके अलावा जो जितने भी सारे नंबर्स हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हुए हैं। तो हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। एक थ्योरम है, मान लीजिए हमारा ये every composite numbers can be expressed, और एक्सप्रेस्ड के अलावा हम इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज्ड as product of prime numbers and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। तो हमने एक थ्योरम दे दिया, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारे 2 हो गए, 3 हो गए, 5 ये हमारे प्राइम नंबर्स थे, उसके अलावा अदर देन प्राइम नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे हमने 4 को ही 6 को ही ले लिया, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3
तो ये क्या हो गया हमारा, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं उसको भी एज ए एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जब नेक्स्ट हमारा लिख के आ रहा है यहाँ पे दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने मान लीजिए एक नंबर ले लिया, यहां पे एक नंबर ले लिया 210, ठीक है। अब इस नंबर का हम फैक्टराइज करेंगे, 210 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 से तो 105 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से उसको फैक्टराइज करेंगे 3 से 3 5, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 into 7। तो अब हम इस 210 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 7। जब तक हमारा लास्ट में रिमाइंडर की वैल्यू 1 नहीं आए तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हम देख सकते हैं हमने इस नंबर को ऐसे लिख दिया। अब हमने मान लीजिए इस नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं 3 into 2 into 7 into 5। सेम हमारा होगा, अगर हम इन सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो 210 आएगा। ऐसे भी लिख दिया हमने तो भी हमारा नंबर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कहा, 210 को हमने चेक किया तो हमारा 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हम ये तो हमारा जो फर्स्ट जो दे रखा सेंटेंस, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी है हमारा 210 कंपोजिट नंबर है, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया 2 3 5 7, ये हमारे सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट दे रखा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जो भी इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा इस फैक्टराइजेशन में क्या क्या वैल्यू आ रही है, 2 3 5 एंड 7। इसके अलावा हमारा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। इसके अलावा कोई सा भी नंबर को हम इसके अंदर फीड नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे फैक्टराइजेशन होंगे वो यूनिक होंगे, वो चेंजेस नहीं हो सकते, वही हमारे एक्चुअल में होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लिख रखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। अब इसमें ये कह सकता है जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इसके 2 3 5 7 जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। देख सकते हो आप, हमने 2 3 5 7 को 3 2 5 7 5 लिखा, अगर हमने मान लीजिए 7 5 3 2 लिखा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे सेम होंगे, लेकिन हमने क्या किया है, एक सिस्टमेटिक वे ले लिया है जिसमें हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, एज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम उस चीज को लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सबसे सिस्टमेटिक वे है इस 210 का फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, वो सबसे पहला वाला जो है वही हमारा है। उसको हमने क्या किया, एज असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 2 हमारा हो गया, 3 5 एंड 7, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो हम कह सकते हैं बहुत ही सिंपल सा हमारा एक थ्योरम है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट प्राइम नंबर के लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ट हम एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मान लीजिए इसमें दे दिया एक फैक्टराइज, एक प्रॉब्लम दे रखा है कि हमें फैक्टराइज करना है 32760 को, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या करना है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, मान लीजिए ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था 32760, इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
21630। फिर से इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। 28 ये हमारा हो गया 2 8 जा 16, उसके अलावा 3 है हमारा, तो 2 को 1 से हमने करा, उसके बाद 9 हो गया, 2 19 18, और उसके अलावा 8190 हमारा रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट में हम फिर से इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4095। अब हमारा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 4095 हमारा है, वो हमारा 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1365 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 4095 हमारा आ जाएगा। अब हम एक चीज और चेक करते हैं इसमें, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमने इसे चेक करना है। 3 से अगर हम इसको करते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 5 हो गया। अब हम देख सकते हैं ये जो हमारा है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये पॉइंट जो हमारा है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको नेक्स्ट अगला जो कंपोजिट नंबर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अगला कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, सॉरी अगला जो प्राइम नंबर है वो क्या है, वो 5 है। तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 9, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, 7 से हम कर सकते हैं। अगला कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 7 है। चूंकि 91 5 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने 7 को लिया, तो 7 से हमारा ये डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 13 ऑलरेडी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 13:1। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये हमारा जो कंपोजिट नंबर है उसमें हमने एक चीज क्या चेक किया है, ये 5 7 13 ये ऑल हमारे क्या है, ऑल हमारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 32760 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने जस्ट क्या किया, इसका फैक्टर निकाल दिया। फैक्टर निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू आई 3 times 2, उसके अलावा 3 का प्रोडक्ट, 5 का प्रोडक्ट, 7 का प्रोडक्ट एंड 13 का प्रोडक्ट। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 into 7 into 13। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्ट इसको फैक्टराइज कीजिए तो हम 32760 को इस प्रोसेस के थ्रू फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमारा एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रखा कि चेक वेदर check whether 6n can be end with digit 0 for any natural number। तो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रखा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तब जाके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या दे रखा है
कि हमने 6 का पावर कुछ भी रखा, XYZ कुछ भी रखा, तो हमारा जो लास्ट की वैल्यू आनी चाहिए, जो हमारा यूनिट डिजिट है, ये मान लीजिए हमारा यूनिट डिजिट है 6 2 4 5 कुछ भी है, लेकिन जो लास्ट का हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहा है या नहीं, इसको हमें चेक करना है। हमने 6 का कुछ भी पावर ले लिया, तो लास्ट में हमें ये चेक करना है कि हमारे यूनिट डिजिट पे ये 0 आ रही है कि नहीं आ रही है ये वैल्यू। तो एक चीज हमने पता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 हम तभी पा सकते हैं जब हमारा लास्ट में क्या हो, 2 × 5 हो। जो भी हमारा प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 के रेशियो में रहे, तब जाके हमारी जो लास्ट की वैल्यू है, यूनिट डिजिट की वैल्यू 0 आ सकती है। कोई भी हमारा बड़ा सा नंबर ले लिया और लास्ट में अगर उस नंबर्स में अगर हमारा 2 और 5 हमारे प्राइम फैक्टर नहीं है, तो उस केस में किसी भी हाल में हमारा यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। कोई इशू है यहाँ पे? आप बहुत ही मतलब आराम से इसको समझने की कोशिश करो। हमने मान लो 6 को ले लिया 6 टाइम्स क्यूब, तो ये क्या होगा 6 × 6 × 6, इसको हम 216 लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो इसमें किसी भी कंडीशन में हमारा ये यूनिट पोजीशन 0 नहीं आएगा। कभी 0 आएगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने 6 का प्राइम फैक्टर लिया 2 × 3 आ रहा, इसका प्राइम फैक्टर हमारा क्या है 2 × 3, तो किसी भी कंडीशन में हमारी यूनिट प्लेस पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आगे हम इसको समझते हैं। जैसे हमारा दे रखा है 6 टाइम्स n, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 होंगे हमारे प्राइम फैक्टर 6 के। तो इस प्राइम फैक्टर को हम 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको टाइम्स n लिख सकते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारा जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आ रही है, कैन बी 0 ओनली इफ प्राइम फैक्टर्स involves 2 and 5। मीन्स अगर हमारा 2 और 5 के फॉर्म में रहे कोई भी प्राइम फैक्टर, जितने भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लिया हमने, उसके प्राइम फैक्टर हमारे 2 और 5 होंगे, तब एक हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उस मतलब कंडीशन में हमारी यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि 6n कैन नेवर बी 6n कैन नेवर एंड विथ 0, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो? मुझे नहीं लगता इतना अच्छे तरीके से बताने के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा। फिर भी मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। 6n को मैंने ले लिया जस्ट एक प्राइम फैक्टर 2 × 3 के फॉर्म में, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमने देखा कि 2 × 3 हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, 6 के फॉर्म में आएगा। तो जब भी हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, अगर हमने मान लीजिए 10 ले लिया तो ये हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो 0 होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर 2 × 5 के फॉर्म में होने चाहिए, ऑफ कोर्स होने चाहिए। जब तक हमारा ये फॉर्म नहीं होगा तो हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 कभी हो ही नहीं सकता है। तो उस केस में हमने यहाँ पे चेक किया, हमारा प्राइम फैक्टर 2 × 3 आ रहा है, जो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने एचसीएफ निकालना किसी भी पर्टिकुलर नंबर का सीखा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर चीज का
एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमने एचसीएफ क्या पढ़ा था? एचसीएफ को पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हमने डिफाइन कैसे किया था? प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, हमने एचसीएफ को क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इन दैट पर्टिकुलर नंबर। उसी तरह हम एलसीएम को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर कह सकते हो या हाईएस्ट पावर कह सकते हो उसको, ऑफ each prime number involved in the number। हमने क्या कह दिया? जो भी हमारे मान लीजिए ए एंड बी हमारे नंबर है, ठीक है, ए का हमारा कॉमन फैक्टर है 2 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब बी का हमारा जो दे रखा है 2 इंटू 5, जस्ट एक ये दे रखा है। तो हमने क्या कहा, इसका एचसीएफ की क्या हो जाएगी वैल्यू? एचसीएफ हमने कहा था कि जो भी हमारा लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट पावर कॉमन फैक्टर का, ये हमारा कॉमन फैक्टर है तो इसका लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगा 2। उसके अलावा यहां पे हमारा ये कॉमन फैक्टर है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अगर हम कहें एलसीएम की बात, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कहें, तो इस केस में क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम नंबर। अब हमने कहा ग्रेटेस्ट ऑफ ईच कॉमन पावर, तो इसमें ग्रेटेस्ट हमारा क्या है 2 टाइम्स क्यू। ठीक है, अब हमारा एक और कॉमन क्या है 5। ठीक है, इच प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, यहां पे हमने कॉमन को तो ले ही लिया, उसके अलावा इच कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। यहां पे एक हमारा क्या बच गया 3, तो ये हमारा एलसीएम हो गया उस पर्टिकुलर ए एंड बी का। तो इस प्रोसेस को समझने के बाद हम इस चीज को गौर कर सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये कुछ नहीं, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ए और बी का हमारा जस्ट एक प्रोडक्ट है। अगर हमने एलसीएम देखा, एचसीएफ देखा, तो हम इस चीज को गौर करेंगे कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली हमेशा याद रखना है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का एलसीएम एचसीएफ मिल जाए तो बहुत ही आसानी से हम उस चीज का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों का, ये है आपका एक्सप्लेन हुआ है explain why 7 into 11 into 13 into 1 plus 13 and ये हमारा नंबर 7 into 6 into
5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है, आर कंपोजिट नंबर। ये हमारा कह रहा है, बेसिकली हम प्रीवियस एलसीएम के थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को समझा था। तो अब इसमें एक चीज देखो आप, हमने क्या कहा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, a इज इक्वल टू हमारी क्या दे रखी है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब हमने इसमें 13 को कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं हम, ये हमारा क्या है, 13 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ये जितने भी नंबर हैं प्रोडक्ट में, ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं यानी हमारे प्रोडक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा भी है थ्योरम के थ्रू, वो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होंगे वो कंपोजिट नंबर के फॉर्म में फाइनली आएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट बी को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसमें हमने 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने एक चीज और नोटिस किया कि 6 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है भाई, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इस 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 into 2, और इस 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2, ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट दोनों को किया तो हमारा फाइनली क्या आया, दैट इज कंपोजिट नंबर। तो हम कह सकते हैं किसी भी, तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें बेसिकली हम लोग को बस यही पढ़ना है कि हमारा जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। वो हमारा फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और वो हम किसी भी ऑर्डर में उस चीज को लिख सकते हैं, लेकिन हम एक सिस्टमेटिक वे उसका जनरेट कर रखे हैं कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, ठीक है। अब उस पर बेस्ड आपको एलसीएम बेस्ड, एचसीएफ बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, किसी भी तरह का कोई भी आपको मतलब नहीं समझ में आ रही है, उस चीजों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप विक्रमादित्य क्लासेस की साइट को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, उस चीज को देख कर समझ सकते हैं, और जहां भी आपको कोई इशू हो रहा है आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हमारा लॉकडाउन भी बढ़ गया, लेकिन विक्रमादित्य क्लासेस की कोशिश है कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आप लोग को हम लोग कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते रहा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम आज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्लास 9th में इरेशनल के बारे में पढ़ा था, उस चीज को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ रिवाइज करने का मतलब नहीं है, यहाँ इस चीज को थोड़ा सा ब्रॉडली और आगे की तरफ ले जाने का है, और उस चीज को आगे से मतलब थोड़ा सा ब्रॉडली आगे जाके उस चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो
तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रियल नंबर होता है, जो हमारा रियल नंबर होता है वो क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल होता है। ये जो हमने पढ़ा था कि रियल नंबर जो होता है हमारा वो रेशनल प्लस इरेशनल हो सकते हैं, या तो सिर्फ रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, या दोनों का आपका सम हो सकता है, या तो डिफरेंस हो सकता है। तो हमने यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो हमें इरेशनल के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर का जो हमने कहा था कि जो भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे, या तो जैसे कि 1.12 112 1112 या सोन जितने भी हमारे हैं, तो इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, ये हमारे क्या है, कहीं भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने 1.2 ले रखा है, तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद वो हमारा एंड हो जा रहा है। वहां के जाने के बाद हमारा जो भी रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 0। तो हम कह सकते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नेक्स्ट हमने इसमें देखा 1.12 112 11112, ये हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कहीं भी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं भी वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। उसके अलावा क्या है, रिपीटिंग नहीं है। जैसे ये हमने ले लिया 1.12 12 12, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जितने भी नंबर हैं वो हमारे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे। वही हमारे नंबर इरेशनल होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो नेक्स्ट हम क्या बढ़ते हैं, हम एक चीज यहाँ पे देखा हमने कि हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो कभी भी इरेशनल नंबर को कैन नॉट बी रिटन इन रेशियो। हम इसको रेशियो में नहीं लिख सकते हैं। उसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जो हमारे होते हैं उसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हमने क्या क्लास, ये सारी चीजें हमने क्लास 9 में पढ़ रखी है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी। क्लास 9 में हमने और क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं। जैसे अब इसमें देख लीजिए, हमारा √2 है, √3 है, √4 है, √5, √6, √7 या √16, ये सारे के सारे हमने नंबर ले लिया। ठीक है, अब हम जनरली क्या करते हैं, हमारे √2 जो है या √3 जो है, √5 है, √7 है, ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। तो एक चीज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर है। जितने भी स्क्वायर रूट हमारे प्राइम नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां पे हम इस चीज को लिख सकते हैं, इस चीज को हम मतलब ट्रू लिख सकते हैं कि ये हमारे इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया,
ये तो हमारे चूंकि हमें यहाँ से नोन है कि ये 2, 3, 5 एंड 7 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो वैसे हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हमारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ये भी हमारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं हमारे। लेकिन क्या है यहाँ पे कि ये हर वक्त ये हमारा प्रोसेस ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए अंडर रूट 16 को ले लिया, ये हमारा क्या है अंडर रूट 16 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो ये हो गया 4, इसको हम py/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरली ये रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो तो या तो रेशनल भी हो सकता है और नहीं तो इरेशनल भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ये याद रखनी है कि जो हमारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है वो तो डेफिनेटली हमारे इरेशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल ही होंगे, हमेशा रेशनल ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक चीज हमने देखनी है, क्लास 9th में हमने उस चीज को पढ़ा था, लोकेटिंग। ये हमारे क्लास 10 के टॉपिक नहीं है, लेकिन हम बेसिकली उस चीज को रिकॉल कर रहे हैं, उस चीज को प्रीवियसली जाके क्लास 9th की चीजों को थोड़ा सा फिर से समझ रहे हैं। तो जैसे हमने लोकेट करना है अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, हमने क्लास 9th में पढ़ा था इस चीज को, हमने इस चीज को क्लास 9th में भी पढ़ा है कि किसी भी इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन ले लिया 0, 1, ठीक है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहां से यहां तक मैंने वैल्यू ले ली 1। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लेंथ 1 का, ये हमने नंबर लाइन पे जहां पे हमारा 1 है वहां पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो जस्ट हमने क्या किया था क्लास 9th में हमने क्या किया था, यहाँ पे अंडर रूट 2 को एज ए रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ कर लिया था। तो ये वाली जो वैल्यू आई थी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आई थी, अंडर रूट 2। तो ये हमारा जो हो गया नंबर लाइन पे हमने इरेशनल नंबर को ड्रॉ कर लिया था। तो ये सारी चीजें जस्ट हमें रिकॉल करने के लिए है कि आखिर इरेशनल नंबर होते क्या हैं। एक इरेशनल नंबर हमारा है पाई को आप जनरली क्या लिख सकते हैं, 22/7 आपने देखा होगा लिखा रहता है, या तो 3.14 लिखा रहता है। लेकिन ये क्या है, हमारे पाई हमारे रेशनल नंबर नहीं है, ये पाई हमारा जनरली क्या है, इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे 3.14 की जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो हमारी पाई की वैल्यू है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारा पाई जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 10th में हमें क्या करना है, हमें इरेशनलिटी को प्रूव करना है। क्या करना है, क्लास 10th में आके हमने इरेशनल के बारे में तो जान रखा है भाई प्रीवियस क्लास 9th में, तो अब हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर क्यों है उस चीज को हमें प्रूव करना है।
तो हमारा मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूफ √2 इज इरेशनल। प्रूफ √2 इज इरेशनल। अब हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हमने क्या करना है, एक आपने पढ़ा होगा कि बाय मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन, हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन का वर्ड क्या है कि हमने कुछ रॉन्ग एजम्पशन कर लिया। ठीक है, हमने कुछ रॉन्ग एजम्पशन कर लिया और उस रॉन्ग एजम्पशन के थ्रू हमने उस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब आगे स्टार्ट किया तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, आगे जाके हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन शो हुआ। तो हम कह सकते हैं इस सारे प्रॉब्लम को, जो इरेशनलिटी को प्रूव करते हैं, उस चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट एक कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना है, एक रॉन्ग अजम्पशन को हमने मान के चलना है, तब जाके हम उस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसको प्रूव करने से पहले हमने एक चीज ले लिया, एक थ्योरम ले लिया, लेट P be a prime number, P be a prime number and A be any पॉजिटिव नंबर। A भी एक कोई पॉजिटिव नंबर है, if P divides A square then P divides इस क्वेश्चन को करने से पहले इस एक छोटा सा थ्योरम है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो भी हमने पता है प्रीवियस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर को है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लीजिए प्राइम फैक्टर में ले, ये हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको ले लिया है कंपोजिट नंबर, क्योंकि हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो भी तो हमारे कंपोजिट नंबर है। तो हमने क्या किया, ये कंपोजिट नंबर हमने मान लिया, तो ए को हम लिख सकते हैं P1 का मल्टीप्लाई P2 P3 एंड सो ऑन P4 करके, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। यहां पे हम क्या देख सकते हैं, अगर हम इस चीज का स्क्वायर करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू P4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, हम इस P को ए स्क्वायर कह सकते हैं कि P क्या है हमारा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली अगर हम P डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर से, तो वो हमारा P डिवाइड्स ए भी तो होगा। ठीक है, हमने क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से लिया कि a इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4, तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारा P1 स्क्वायर है या P कह सकते हैं, ये नॉर्मली एक हमारा प्राइम फैक्टर है, वो क्या है a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। चूंकि ये a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो हमारा P है वो a को भी तो डिवाइड करेगा,
p अगर डिवाइड्स a स्क्वायर कर रहा है तो हमारा p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम याद रखेंगे, इरेशनैलिटी प्रूव करने में हमें उसकी यूज आएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा इस चीज को समझ लो कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्रूव √2 इज इरेशनल। तो हमने क्या किया है, करना है कि लेट √2 इज रेशनल। हमने क्या किया, सिंपली √2 को मान लिया कि हमारा रेशनल नंबर है। हमने एक रॉन्ग एजम्पशन कर लिया कि हमारा √2 क्या है, वो रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं √2 अगर हमारा रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हमने क्या करना है, अगर हम देख लो आप, जैसे p एंड q ले लिया, ठीक है। अब इस p एंड q को, ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली a वैल्यू मान लिया, √2 इज इक्वल टू a टाइम a अपॉन b। यहाँ पे a एंड b क्या है हमारा, b नॉट इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर को प्राइम। जैसे हमने मान लो सिंपली क्या किया है, p/q को हमने ले लिया 15/25, ठीक है। p/q को हमने ले लिया 15/25, तो ये क्या हो गया, 3 × 5 5 × 5। इस 5 को हमने काट दिया तो ये हमारा सिंपली क्या आ गया, 3/5। तो हमने यहाँ क्या किया कि p/q की जो वैल्यू है उसको हमने को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। यानी को प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो गए, जो किसी और के फैक्टर नहीं होंगे। 3 और 5 हमारा कभी भी किसी और का फैक्टर होगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली a और b को प्राइम फैक्टर्स ले लिया इस p/q की जगह, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हम को प्राइम फैक्टर्स के रूप में तो लिख ही सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2b इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2b² इज इक्वल टू a², ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारा 2 डिवाइड्स a²। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर p डिवाइड्स a² है तो हमारा p डिवाइड्स a भी होगा, ठीक। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को। हमने पिछला अभी जस्ट एक जो थ्योरम किया था उसमें हमने देखा था कि अगर p डिवाइड a² को p डिवाइड करेगा, ठीक है, तो सिमिलरली p डिवाइड्स a, इसलिए 2 डिवाइड्स। देखिए इस चीज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपली वे में इसको आप समझने की कोशिश करना। अगर इस चीज को समझ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे बहुत ही आसानी से उस चीज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया। यहाँ पे हमने क्या माना था, a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, मान के चलो हमारा यहाँ पे 2b² इज इक्वल टू a² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a है, 2 डिवाइड्स a है, तो हम a इज इक्वल a/2 लिख सकते हैं। 2 डिवाइड्स a
तो हम इसको a/2 लिख सकते हैं। सिंपली सी बात है भाई कि अगर हमारा 2 डिवाइड्स a कर रहा है, यानी a से वो 2 डिवाइड कर रहा है, तो a/2 को हमने सिंपली क्या ले लिया, लेट c बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉरी 2c स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4c स्क्वायर हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो इस a स्क्वायर की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको 1 मान लिया, इस वाला जो इक्वेशन हमारा गया है इसको हमने 1 मान लिया है। तो इस a स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b। चूंकि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हमारा b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, कि हमने क्या कहा है कि a और b जो है हमारे क्या है, a एंड b जो है वो हमारे कोप्राइम्स नंबर है, कोप्राइम्स नंबर है। कोप्राइम्स नंबर का क्या मतलब हुआ कि उसका और कोई भी को प्राइम फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा a जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी हमारा क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हमारा आया। हमने इस प्रोसेस को फिर से आप देखो, जैसे हमने एक रेशनल नंबर मान लिया, ये इरेशनल की जगह हमारा रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हमने p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, √2 इज इक्वल टू a बाय b कर दिया, √2b इज इक्वल टू a, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों साइड का। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा थ्योरम पढ़ा था जिसमें अगर दिया हुआ था कि अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, सॉरी हाँ, p अगर डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 2 हमारा डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, इसलिए 2 डिवाइड किया a को। ठीक है, चूंकि 2 डिवाइड कर रहा a को तो हम a/2 इज इक्वल टू c लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आराम से बहुत ही सिंपली वे में हम लिख सकते हैं, चूंकि a/2 कह रहा है हमारा कि a डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है a को। अब हमने इनको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हमारा आ रहा है। अब इस a स्क्वायर की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो रहा है। चूंकि 2 हमारा डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, इसलिए 2 डिवाइड करेगा b को। तो हम कह सकते हैं, इस सारे प्रोसेस को समझने के बाद ये चीज कह सकते हैं कि हमारा यहाँ एक सिंपली कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि हमने माना था कि a एंड b आर कोप्राइम्स नंबर। कोप्राइम नंबर हमारा क्या हुआ, जो जिसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, वो ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ हमारा क्या दिख रहा है, हमारा a भी डिवाइड हो रहा है 2 से और b भी डिवाइड हो रहा है 2 से। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे कोप्राइम्स नंबर नहीं है। तो हम ऐसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, it means there is a contradiction
as we have assumed A and B are co-primes, but we have seen A and B have at least one common factor. That is 2 हमारा डिवाइड कर रहा था, 2 डिवाइड्स A एंड। अब हम क्या कह सकते हैं, यहां तक तो हम समझ गए इस चीजों को। अब हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that under root 2 is rational, so that we can say under root 2 is irrational। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा तभी अराइज हुआ जब हमने एक रॉन्ग एजम्पशन लिया था कि हमारा 2 क्या है, वो रेशनल नंबर है। एक्चुअल में क्या है, वो हमारा अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर है। तो हम इसको बहुत ही सिंपली वे में, बहुत ही आसानी से इस चीज को हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहां हमने क्या किया, अंडर रूट 2 की इरेशनलिटी को प्रूव किया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इरेशनलिटी पे कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, कुछ और जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं, हमारे उनके सम एंड डिफरेंस वाले वैल्यू जो हैं इरेशनल नंबर के, उनको प्रूव करेंगे। उसके अलावा हम फिर से रिविजिट करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन को, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।